गई और इस कार्यक्रम के में से 57.45 लाख रुपए निकालकर प्रधानमंत्री जी ने अपने चेहरे को चमकाने में लगा दिया, या यूं कहिए दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे को चमकाने में विज्ञापन के माध्यम से खर्च कर दिया। लेकिन उन बुजुर्गों को उनका हक नहीं मिल सका। उसी प्रकार देखेंगे तो जो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की योजना थी, वो हवाई साबित हुई। मात्र 7% रूटों पर नई विमान सेवा चालू की गई। 93% मामलों में केंद्र सरकार फेल रही। अब इन भ्रष्टाचार के मामलों से पर्दा उठता देख विपक्ष के जो शासित राज्य हैं, या यूं कहिए जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां किस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो किसी से छुपा नहीं है। और एक तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि पिछड़े दलितों आदिवासियों को नेतृत्व करने का सहूर नहीं है, इसलिए लगातार ईडी की छापेमारी कर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो सीएजी का मामला है वो इनके मामले के आगे कुछ भी नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, जो नेताओं पे मामले दर्ज किए, उसमें 95% नेता विपक्ष से आते हैं। 121 नेताओं पर मामला दर्ज है, उसमें 95% नेता विपक्ष के हैं। सीबीआई ने 124 मामले दर्ज किए हैं 2013-14 के मुकाबले 2021-22 में। अगर देखेंगे तो 600% मामलों में वृद्धि हुई है ईडी के कार्रवाई के मामलों में, और उसमें 95% विपक्ष के नेता शामिल हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का फायदा क्या है? कार्रवाई का फायदा है सरकार को अस्थिर करने में सहूलियत मिलती है। जो उदाहरण आप सबके सामने क्यों कह रहा हूं, महाराष्ट्र में जो घटना घटी सरकार बनाने की और गिराने की, उससे पहले प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की बात अजीत पवार के संदर्भ में और बाकी लोगों के संदर्भ में कह रहे थे। 2 दिन के बाद उन्हीं का समर्थन उनको मिल गया। तो उसे यह साबित होता है कि ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें सरकार की, केंद्र सरकार की मिलीभगत रहती है। नहीं, देखिए, जब तक पूरा अध्ययन नहीं हो जाए, प्रधानमंत्री जी को पूरा इंतजार किया कि प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर चू तक नहीं किया उन्होंने। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हम सवाल उठाते हैं तो उनसे सवाल तो पूछा जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं उनसे ना सवाल पूछा जाता है और वो जवाब देना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि हमने पूरा प्रधानमंत्री जी को का इंतजार किया और ये प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। जब नहीं बोले तब बोलना पड़ रहा है। राजस्थान में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश की जनता मोदी जी को भगवान नहीं, देखिए, जब तक पूरा अध्ययन नहीं हो जाए, प्रधानमंत्री जी को पूरा इंतजार किया कि प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर चू तक नहीं किया उन्होंने। और दुर्भाग्य इस बात का है
कि जब हम सवाल उठाते हैं तो उनसे सवाल तो पूछा जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं उनसे ना सवाल पूछा जाता है और वो जवाब देना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि हमने पूरा प्रधानमंत्री जी को का इंतजार किया और ये प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, जब नहीं बोले तब बोलना पड़ रहा है। राजेश ठाकुर जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश की जनता मोदी जी को भगवान है। आप बेहतर जानते हैं, ईडी को बताइए, ईडी से पूछिए, हमसे मत पूछिए। धन्यवाद। ठाकुर जी, हाँ। ये जो द्वारिका प्रोजेक्ट के बारे में आपने कहा, आज तक कंक्लेव में नितिन गडकरी ने इस बात की सफाई दी। बिल्कुल, तो सफाई दी। कहा कि प्रोजेक्ट जो था वो 2 लेन का था, वो बाद में 6 लेन का किया गया। हाँ। लेकिन इसकी सूचना कैग को नहीं दी, उन्होंने गलती भी माना है। नहीं, अच्छा ये बताइए कि सीएजी किलोमीटर में कैसे बढ़ गया? नहीं, उनका 6 लेन हो गया। 2 से 6 लेन हो गया, लेकिन पर किलोमीटर का रेट कैसे बढ़ गया? वो तो आज तक वाले थे, इसलिए उनको समझा के चले गए होंगे, हो सकता है। कॉन्क्लेव में बहुत सारी बातें नहीं की जाती है, तो इसलिए उन्होंने कोई बात कही होगी, मैं उस पर इंकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और जब आदमी भ्रष्टाचार करता है तो उसकी सफाई देता है। और निश्चित रूप से सभी चैनल वाले, कोई भी मंत्रीगण हो, जब आप कोई कॉन्क्लेव करते हैं और कोई बात कहता है तो उस पर बहस नहीं होती है। वो बहस न करने के बजाय वो जनता को समझने का मौका देते ही जनता तय करेगी कि इन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। अरे घोटाला नहीं किया तो आपने 2 लेन के जगह 8 लेन क्यों कर दिया? जितना बड़ा बजट होगा उतना ज्यादा कमीशन आएगा। केंद्र सरकार की यही सोच है। धन्यवाद, इतना जल्दी समझ में आ गया। 2-3 केस में, यहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी केस होता था गुजरात में और झारखंड में और पटना में और मुंबई में, और आज इनको जरा सा 2-4 जगह से केस क्या हुआ, घबराहट पैदा हो गई। अब वो तो अभी बहुत सारी चीजों में केस आएगा मामला। थोड़ा ईडी का दायरा बोलिए बढ़ाने के लिए। ईडी का दायरा बढ़ेगा तो कौन कौन क्या करता है और किस किस का शराब कारोबारी से रिश्ता है वो स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको बताऊं कि किसका किससे क्या रिश्ता है और वो रिश्ता क्या कहलाता है। वो आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम बाबूलाल जी के बारे में हमको कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाबूलाल जी और जोगेंद्र तिवारी जी के बारे में मैं कहूं और विनय चतुर्वेदी जी पूछे, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। बाबूलाल जी का क्या सीधे सवाल है, क्या प्रधानमंत्री अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ कहेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा कहाँ गया? क्या प्रधानमंत्री ये पता करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय एनएसएपी के तहत विकलांग वृद्ध और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अयोध्या में पहले जमीन की धांधली और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है? तो इन सारी बातों पर हम सबों का सवाल है, और निश्चित रूप से जिस सीएजी के एक रिपोर्ट पर पूरा हंगामा हो जाता था, आज इस भारत की केंद्र सरकार जो तानाशाह है उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे रिपोर्ट्स को दबने ना दें। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और चौथे स्तंभ के नाते आप इन सारी बातों को पर तवज्जो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पोल खोली है, सड़क की लागत में लगभग 100% की वृद्धि का भी खुलासा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के फंड की अनुमति
आर्थिक मामलों संबंधी जो कैबिनेट की कमेटी होती है CCEA, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, इस परियोजना में CCEA ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए। लेकिन असल में ठेका 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ही दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब CCEA ने जिन परियोजनाओं के लिए 15.37 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत को मंजूरी दी, वो बढ़कर दोगुनी से भी अधिक मतलब 32.17 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत हो गई। CAG ने बोली प्रक्रिया में भी अनियमितताओं को उजागर किया है। सफल बोलीदाताओं ने टेंडर की शर्त भी पूरी नहीं की। दस्तावेज के आधार पर चयन हो गया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना आवंटित हुआ। एस्क्रो अकाउंट से 3598.52 करोड़ रुपए के आसपास फंड का डायवर्सन हुआ और कई जगहों पर सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे गए। सड़क पर चलते हुए आप खुद अपनी जान माल के लिए जिम्मेदार हैं। ये काम सरकार का नहीं है जो आप जब कोई दुर्घटना घटती है तब कहा जाता है। द्वारका एक्सप्रेस में इसी तरह की बात सामने आई है। CAG की रिपोर्ट है, ये कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। CAG की रिपोर्ट में कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई, उसका भी विस्तार से जिक्र किया गया है। स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की थी, उसको 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि 14 गुना उसके लागत में वृद्धि हुई। और ये हम कह सकते हैं कि महंगाई की मार की वजह से नहीं होगी, क्योंकि महंगाई भी मोदी सरकार की ही मार है, लेकिन महंगाई की वजह से इतनी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही ये बातें हुई होंगी। टोल जहां भी है वहां टोल प्लाजा के भुक्तभोगी रहे होंगे, किस तरह से व्यवहार किया जाता है पैसे को लूटने के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसका नतीजा ये सामने आया है कि NHAI ने गलत तरीके से CAG ने कहा है कि 132 करोड़ रुपए की वसूली की है। तो इस तरह से फिर जो सबसे बड़ी योजना लागू की गई थी आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के लिए जो चीजें सामने आई है, जो धांधली हुई है, जिसमें मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान किया गया है। एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ है। 99999999888888 इस तरह के नंबर से लोग भुगतान किया गया है। उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद उनसे संबंधित 2,14,923 क्लेम का भुगतान भी किया गया। करीब 4761 रजिस्ट्रेशन तो केवल 7 आधार नंबर पर दिखाए गए। असल में 1.24 करोड़ फर्जी लाभार्थी कुछ 1.86 लाख नंबरों से जुड़े पाए गए। अयोध्या, जिसको हम रामलला की जन्मस्थली कहते हैं, वहां भी CAG ने अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी उजागर किया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गल्ले में 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी सामने आया है। कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ठेकेदारों की नियुक्ति के वक्त परफॉर्मेंस जो गारंटी का जो पूरा पैसा तक नहीं जमा किया गया, बावजूद उन्हें
ठेका दिया गया। जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था उनको भी जीएसटी का भुगतान किया गया। यहां तक कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तावित दरों का तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिस तरह से एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाई जाती है, एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, 1995 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के समय में ये कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसके तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा एवं जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना था। जो लगातार हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। विशेष धन्यवाद आप झारखंड के साथियों का, जो लगातार निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमने ये तय कि झारखंड में के पत्रकार मित्रों से निश्चित रूप से जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर बात की जाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सीएजी की रिपोर्ट को 2014 में महत्व दिया जा रहा था मीडिया के साथियों के द्वारा, वो महत्व अब नहीं दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार। सीएजी ने मोदी सरकार के कई घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिसमें 7-8 मुख्य हैं। भारत माला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टोल में लूट, एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों पर का गंभीर आरोप, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो वृद्ध और विकलांग विद्या पेंशन योजनाओं का पैसा जो है अपना चेहरा चमकाने में लगाया है, उसी संदर्भ में विस्तार से कहूं तो कि जो मोदी सरकार गला फाड़ फाड़ कर 2013-14 में इसी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के चिल्लाती थी, आज जब उन पर उंगली उठी है तो चुप बैठी है। चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा कि जो लोग बार बार सीना ठोक के कहते हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपने एक बार गिरेबान में झांकने का प्रयास करें। निश्चित रूप से उनको अपने अंदर भी भ्रष्टाचार दिखाई देगा। धन्यवाद।